हाय, वेलकम टू फोरबाइट सॉल्यूशंस। मेरा नाम है पुलकित चितलांगिया और मैं हूं आपका बिजनेस ऑटोमेशन असिस्टेंट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बिजनेसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि हम बिजनेस ऑटोमेशन अप्लाई कर सकें, और हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जांपल लेकर के ये भी चेक किया कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किन बिजनेसेस में हम बिजनेस ऑटोमेशन को अप्लाई कर सकते हैं या हमें अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की इंडस्ट्रीज में या किस तरह की कंपनीज में आपको बिजनेस ऑटोमेशन करना चाहिए या आप बिजनेस ऑटोमेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, एसएमईज। यदि आपका एम्प्लॉयज का नंबर 5 से लेकर के 100 के बीच में वेरी कर रहा है तो आपको बिजनेस ऑटोमेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज के पास में ऐसे बहुत सारे रिपीटेटिव और मंडेन टास्क होते हैं जिनको करने में वो अपना पूरा पूरा दिन लगा देते हैं, और फिर आपके पास में ये बताते हैं कि सर ये इम्पोर्टेंट काम रह गया क्योंकि मैं वो काम कर रहा था। हो सकता है आपके एम्प्लॉयज ठीक तरीके से टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, उन्हें सही इंपॉर्टेंस नहीं पता कि कौन सा काम पहले होना चाहिए और कौन सा काम बाद में होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं और अनइम्पॉर्टेंट काम हो जाते हैं और कंपनी सफ़र करती है। ऐसे केस में आप अगर बिजनेस ऑटोमेशन लगाते हैं तो आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज को जब टास्क देते हैं तो उनको प्रायोरिटी के साथ दे सकते हैं कि ये काम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काम हमारे लिए लो प्रायोरिटी का है, तो पहले लो प्रायोरिटी वाले काम को छोड़ करके और हाई प्रायोरिटी वाले काम पे फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयज अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप अपने एम्प्लॉयज को बेटर प्रोडक्टिव काम में एंगेज कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे बड़े जाइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। आपने देखा होगा कि फ्लैश सेल जो मोबाइल्स के ऊपर आती है उसमें प्रोडक्ट कई बार स्टॉक आउट हो जाता है। उसका रीजन है कि वहां पर जो प्रोडक्ट है वो अपनी इन्वेंट्री से लिंक हो रखा है, तो जैसे ही इन्वेंट्री जीरो पे हिट करती है वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है। यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे ऑटोमेशन पहले से अवेलेबल हैं। आप अगर उन ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास में जो लिस्टिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, उनकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट वगैरह पे लिंक हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बिकता जाता है वैसे वैसे वो इन्वेंट्री के साथ में डाउन होता जाता है, और अगर वो जीरो को हिट कर गया तो वो आउट ऑफ स्टॉक शो कर देगा, ताकि आपको ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता जिसमें आइटम ऑर्डर हो गया है और आपके पास में आइटम अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं तीसरी टाइप की इंडस्ट्री की जो कि है डेटा ड्रिवन बिजनेस। यदि आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा डेटा पे काम होता है, आप डेटा एंट्रीज कर रहे हैं, डेटा की रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उन रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, उस केस में आपके लिए बिजनेस ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि डेटा ड्रिवन बिजनेसेस में आपने कई जगह देखा होगा कि डेटा फीड तो हो रहा है लेकिन हर एक डेटा मैनुअली एक्सेल शीट्स पे डाला जा रहा है। उसके बाद में जब रिपोर्ट की बारी आती है तो रिपोर्ट बनाते वक्त उन्हें उन्हीं एक्सेल शीट्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। किसी के पास में कोई वर्जन अवेलेबल है, किसी के पास में कोई वर्जन अवेलेबल है। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, पहले उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं पिवट टेबल्स लगा करके, और फिर वो रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सोचिए, आपने कुछ ऐसे एंट्री पॉइंट्स बना रखे हैं अपने सिस्टम में जहां से डेटा ऑटोमेटिक फीड हो रहा है। ऑटोमेटिक फीड होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अपने आप ही चल रहा है, उसे पर्सन ही फीड कर रहा है, लेकिन पर्सन अपने स्टेशन से ही उसे फिल कर रहा है, तो आपको एक डेटा एंट्री पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अलग से किसी पर्सन को नहीं डेडिकेट करना पड़ता कि वो बैठ करके एक डेटा को टाइप करे। आपने हर स्टेशन पे ही एंट्री पॉइंट बना रखा है जिससे डेटा फीड हो रहा है। वो डेटा ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट में सिंक्रोनाइज हो रहा है, यानी आपके पास में हर वक्त एक सिंक्रोनाइज्ड लाइव रिपोर्ट होती है। आपको किसी को फोन करके ये नहीं कहना पड़ता कि यार इस महीने की रिपोर्ट बताओ। आप सीधा ऊपर डेट सिलेक्ट करिए, वहां पे ये मंथ की डेट सिलेक्ट करके और आपको पूरे महीने की रिपोर्ट दिखा सकती है। ऐसी डायनेमिक रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होती हैं जिसमें आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस वीक की देखनी है, लास्ट वीक की देखनी है,
या पूरे महीने की देखनी है या पूरे साल की देखनी है। तो इस तरह की डायनामिक रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और ख़ास बात ये है कि आपको हर वक्त ये रिपोर्ट बनाने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होती है कि एक रिपोर्ट आपने बना दी, उसके बाद में वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। ऑटोमेशन की मदद से आप पैटर्न्स भी निकाल सकते हैं। पैटर्न्स निकालने का मतलब है कि आपके डेटा में कहाँ पे डेविएशंस आ रहे हैं, कहाँ पे आपके डेटा क्रिटिकल लेवल्स के नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। इस तरह के पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं यूजिंग ऑटोमेशन। आपने देखा होगा MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि अगर सेल नेगेटिव जाता है तो वो रेड हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव जाता है तो आप उसको ग्रीन कर सकते हो। इस तरह की कंडीशंस ऑटोमेशन का ही छोटा सा पार्ट है, जहां पर आपको हर वक्त डेटा फिजिकली देखना नहीं पड़े, सिर्फ आप उसका कलर कोडिंग से ही पहचान जाए कि ये ग्रीन है या रेड है। बात करते हैं तीसरे केस सिनेरियो की। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो जाहिर है सबसे पहली चीज आप इन्वॉइसिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, अगर आप एक्सेल पे इन्वॉइसिंग कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको एक बिजनेस ऑटोमेशन टूल यूज़ करना चाहिए। आप कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं इन्वॉइसिंग के लिए, जिससे क्या होगा कि आपकी इन्वॉइसेस सारी मैनेज रहेगी। आपकी GST अगर एप्लीकेबल है तो उसकी रिपोर्ट भी आपको वेल प्रिपेयर्ड मिलेगी। और जब आप अकाउंटिंग करने जाएंगे तो भी आपके पास में आपका डेटा सारा अवेलेबल रहेगा। आपको मैनुअली बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेल पे इन्वॉइसिंग करते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक टेम्पलेट आप बार बार सेव करते हो, अलग अलग इन्वॉइस नंबर का ध्यान रखते हो, कोई इन्वॉइस रिपीट ना हो जाए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको कोई बताता नहीं है। अगर आप एक ही नंबर पे 2 इन्वॉइस जनरेट कर दिए तो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग की। जब बारी आती है आपको उसकी रिपोर्ट बनाने की, जब बारी आती है उसकी GST रिपोर्ट बनाने की ताकि आप GST फाइलिंग कर सकें, तो आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको मैनुअली हर जगह से वैल्यूज उठा करके और एक पर्टिकुलर शीट में डाल करके अपने CA को देनी पड़ती है। ऐसे केस में अगर बिजनेस ऑटोमेशन काम करता है तो आपने सिंपली इनवॉइस बनाया, क्लिक किया सेव पे, तो इनवॉइस ना सिर्फ ईमेल और व्हाट्सएप हो जाएगा आपके कस्टमर को, बल्कि उसकी GST फाइलिंग के लिए भी रिपोर्ट बन जाएगी और अकाउंटिंग के लिए भी रिपोर्ट बन जाएगी। ऐसा कई सारे सॉफ्टवेयर्स में भी अवेलेबल है और ये चीज़ गूगल शीट के ऊपर भी पॉसिबल होती है। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो बात करते हैं शेड्यूलिंग की। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हमें बहुत सारे रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं। हमें कई बार इवेंट्स के लिए रिमाइंडर्स लगाने होते हैं, कई बार कोई टास्क के लिए रिमाइंडर लगाना होता है, कई बार हम अगर रिमाइंडर नहीं लगाते तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो ऐसे केस में आप बिजनेस ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपने अपने टास्क को, आपने अपने इवेंट्स को या शेड्यूल्स को आपने अपने कैलेंडर में फीड कर दिया और वो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करवाता है। ये चीज़ सिंपली गूगल कैलेंडर के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टू डू के थ्रू पॉसिबल है। अगर हम किसी कंपनी की बात कर ही रहे हैं तो मार्केटिंग कैसे छूट सकती है। मार्केटिंग हर बिजनेस में एप्लीकेबल है और हर इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है। मार्केटिंग से कोई नहीं बचा। आप किसी ना किसी फॉर्म में मार्केटिंग जरूर कर रहे हैं, चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ हो, चाहे वो इस तरह का यूट्यूब वीडियो हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हो। इस तरह की मार्केटिंग्स में आपने देखा होगा जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है वो है व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल एड्स। तो इस तरह में आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। आपके पास में वहाँ से जो लीड्स आ रही हैं आपको मैनुअली जा करके डाउनलोड नहीं करनी, आपको किसी से रिपोर्ट नहीं मांगनी, वो लीड्स ऑटोमेटिकली आपके पास में अपडेट हो जाएगी। आपकी टीम को उनको फॉलो अप करना है वो कर सकती हैं। अगर ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स या पैनल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको ईमेल और व्हाट्सएप करने की परमिशन देते हैं, वो भी बल्क में। मेटा की अगर बात करें तो वो आपको बल्क व्हाट्सएप करने की परमिशन भी देता है थ्रू ऑफिशियल व्हाट्सएप API, जिसमें आप व्हाट्सएप प्रमोशन भी कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी में भी एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है जो कि किसी तरह से लीड्स को मैनेज करना चाहती है तो आपको बिजनेस ऑटोमेशन करना चाहिए। आपने देखा होगा
कई बार हमारी मार्केटिंग टीम या हमारी सेल्स टीम ठीक से फॉलो अप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आप लीड्स मिस कर जाते हैं। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि क्लाइंट हो सकता है एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो, लेकिन क्योंकि हमारी टीम ढंग से फॉलो अप नहीं करती, इसलिए हम उसे अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप एक CRM यूज़ करते हैं, उसमें आपकी लीड्स जो है वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि फेसबुक, इंस्टा या आपके यूट्यूब, गूगल, इन पे जब एड्स चलाते हैं आप, तो वहाँ से जो भी लीड्स जनरेट होती है वो एक जगह इंपोर्ट की जा सकती है ऑटोमेटिकली। वो अगर आपके CRM में इंपोर्ट हो जाती है तो आपकी टीम के पास में एनी टाइम अवेलेबल डेटा रहता है कहाँ पे फॉलो अप करना है। उसके बाद में आपका CRM आपको हेल्प करता है कि उन फॉलोअप्स को आप मार्क कर दें कि ये डन हो गया है या पेंडिंग है। अगर वो पेंडिंग है तो उस पर फॉलोअप चलता रहेगा, अगर वो विन हो गई है देन ऑल द बेस्ट, एंड और अगर वो लॉस हो गई है तो आपको उसमें रीजंस मिल जाते हैं और आप उस पर एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज फॉर लूजिंग द लीड्स। ऑटोमेशन के थ्रू आप सेल्स एंड फॉलोअप्स के रिमाइंडर्स भी ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। अगर आपको किसी कस्टमर को अपॉइंटमेंट या कॉल के लिए रिमाइंड करवाना है तो वो भी ऑटोमेटिकली आप CRM के थ्रू करवा सकते हैं। आपके कस्टमर के पास में एक मैसेज चला जाए छोटा सा, हाय सर, आर यू अवेलेबल फॉर अ कॉल राइट नाउ, और आर यू अवेलेबल फॉर अ कॉल टुडे। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास में कुछ न्यू प्रोडक्ट आते हैं तो उसका भी आप उन्हें नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जिससे जो नहीं कन्वर्ट हुए वो भी एक बार वापस इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी होनी चाहिए या कितनी नई होनी चाहिए ताकि आप बिजनेस ऑटोमेशन लगा सकें, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितनी पुरानी हो और चाहे जितनी नई हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्टअप हो, तो भी आपको बिजनेस ऑटोमेशन करना चाहिए। अगर आप एक स्टार्टअप है और शुरू से बिजनेस ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो आपकी टीम वेल डेवलप्ड होगी और आपकी टीम को हैबिट होगी एक पर्टिकुलर तरह का सिस्टम यूज करने की। आपके एक कल्चर बन जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा जहां पे आपकी टीम बेटर प्रोडक्टिविटी शो करेगी। लेकिन यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी पुरानी है, आपको लगता है आपके लोग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो भी आपको बिजनेस ऑटोमेशन करना चाहिए। आपको अपनी टीम को ट्रेन करवाना चाहिए, आपको ट्रेनिंग्स अवेलेबल करवानी चाहिए ताकि आपकी टीम सीख सके इन नए सिस्टम्स को और आगे बढ़ सके। इससे आपकी टीम का डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही साथ आपके बिजनेस का भी डेवलपमेंट होगा। आपकी टीम और आपका बिजनेस दोनों साथ में ही ग्रो करेंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप अपनी टीम को ग्रो ना करवाएं लेकिन आपका बिजनेस फिर भी बढ़ता रहे। आपको अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ करानी है तो आपको टीम को भी डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिजनेस ऑटोमेशन और भी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक कल्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि आप एक सिस्टमैटिक वे में काम कर सकें। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो हर डिपार्टमेंट में ऑटोमेशन अवेलेबल होता है और आप अप्लाई कर सकते हो। आप बात कर रहे हैं अगर HR की, तो रिक्रूटमेंट से लेकर के एम्प्लॉय एग्जिट तक का प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट करने का मतलब अगेन ये नहीं होगा कि वो कंप्लीटली एंट्री से लेके एग्जिट अपने आप ही हो रही है, नहीं, सिस्टम के थ्रू हो रही है, जिसकी वजह से आप उसमें ट्रैकिंग रख सकते हो, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के नोट्स रख सकते हो, एम्प्लॉय के बिहेवियर के नोट्स रख सकते हो, साथ ही ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्या फॉर्मेलिटीज रखनी है और उसके एग्जिट के टाइम पे क्या फॉर्मेलिटीज रखनी है, ये भी आप ट्रैक रख सकते हो। जो भी डिटेल्स आप अपने सिस्टम में डालेंगे फॉर क्राइटेरिया फॉर अटेंडेंस एंड पेरोल कैलकुलेशन, वो ऑटोमेटिकली आपको सैलरीज कैलकुलेट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया। अगर हम बात करें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, तो वहाँ पे बहुत सारी मैनुअल डेटा एंट्री होती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल सेल रिपोर्ट हो गई, आपकी एक्सपेंस रिपोर्ट हो गई, ये सारी रिपोर्ट्स जो भी कंपाइल होती हैं वो मैनुअल डेटा एंट्री के बाद ही होती है। अगर आपके पास में सही जगह पे डेटा एंट्री पॉइंट्स बने हुए हैं तो आपको ना तो मैनुअल डेटा एंट्री करनी पड़ेगी बैठ करके और ना ही आपको रिपोर्ट्स का वेट करना पड़ेगा, वो रिपोर्ट्स आप लाइव कर सकते हैं।
अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए बात करें या आप बात कर रहे हैं कहीं पे प्रोसेस फ्लो हो रहा है और उसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं, तो भी आप ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइमलाइन पे चल रहा है, उसकी आइडियल टाइमलाइन क्या होनी चाहिए थी और अभी एक्चुअल में क्या है, डेविएशंस कहाँ हैं, बॉटलनेक कहाँ क्रिएट हो रही है, ये सारी डिटेल्स भी आपको थ्रू ऑटोमेशन रिपोर्ट में मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किन बिजनेसेस को बिजनेस ऑटोमेशन करना है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन बिजनेसेस को बिजनेस ऑटोमेशन नहीं करना चाहिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं पुलकित चितलांगिया 4byte सॉल्यूशंस से और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।